भारत में शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, तो मैं आप लोगों को बताया था कि जो शक्ति पृथक्करण है, तो शक्ति पृथक्करण का मतलब क्या होता है कि भाई सरकार के जो तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो तीनों अलग अलग कार्य करेंगे, तीनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस बात को जो है शक्ति पृथक्करण कहा जाता है। अब यहां पर जो है मैं बताया था भाई शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है। इससे नागरिक अधिकारों का संरक्षण होता है। सरकार की जो शक्ति है, सरकार जो तानाशाही कर सकती है, तो चूंकि यह विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है, इसलिए कहीं ना कहीं जो है शक्ति का जो दुरुपयोग है उसको रोकने का प्रयास करता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि शक्ति पृथक्करण के कारण ही जो है न्यायपालिका स्वतंत्र व्यवहार कर पाती है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण के कारण न्यायपालिका को जो है अलग से अधिकार मिल जाता है और न्यायपालिका जो है स्वतंत्र होकर कार्य कर पाती है, संविधान की औचित्यपूर्ण व्याख्या कर पाती है। और फिर जो सबसे बड़ा जो एक महत्व होता है कि कार्यात्मक विशेषज्ञता का मतलब कि विधायिका अलग कार्य करती है, कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका न्याय करती है। तो तीनों संस्थाएं जो हैं वह कार्यात्मक गुणवत्ता के आधार पर जो है कार्यों को संपन्न कर पाते हैं। तो अब देखते हैं कि मुख्यतः इसके 4-5 महत्व हो गए कि नागरिक अधिकारों का संरक्षण होता है, शक्ति का जो दुरुपयोग है उसको रोकने में सहायक होता है, और तीसरा चीज कि नागरिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, कार्यात्मक जो विशेषज्ञता है उसका निर्माण करता है, और सरकारी संस्थानों के बीच जो है संघर्ष को कम करता है। सरकारी संस्थानों के बीच संघर्ष को कम करने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए विधायिका कार्यपालिका ने कार्यों का दुरुपयोग किया तो न्यायपालिका स्वतंत्र होकर जो है निर्णय कर लेता है, जिससे विधायिका और कार्यपालिका में संघर्ष नहीं हो पाता है। तो ये सब मैं बताया था और समस्या भी बताया था कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो वास्तव में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच गतिरोध को बढ़ावा देता है। और दूसरा चीज है कि जो व्यवहारिक रूप से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू करने में समस्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि सब अंग अलग अलग कार्य करेंगे तो कार्य ठीक ढंग से संपन्न नहीं होगा। तो अब फिर एक समस्या और बताया था कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों को हम समान भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है विधायिका लोकतंत्र में जो है जनता के तंत्र में विधायिका का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये सब मैं बताया था आप लोगों को। अब इसी के बिहाफ पर हम लोग को समझना है कि भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस तरह से लागू है। आईएएस में अभी 2 साल पहले क्वेश्चन भी इसका आया था कि भारत में शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत लागू किया गया उसका क्या स्वरूप है। तो पहले समझाता हूं फिर लिखवा दूंगा। देखिए, भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सीमित स्वरूप में है। क्यों? क्योंकि संसदीय व्यवस्था पाई जाती है, और संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय होता है। विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय होता है। भाई जो संसदीय व्यवस्था है उस संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय होता है। हमें आप लोगों को बताया था कि समन्वय का मतलब फ्यूजन ऑफ पावर, शक्तियों का संलयन। तो भारत में शक्तियों का संलयन पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में शक्ति पृथक्करण जो है वह देखा जाए तो विधायिका और न्यायपालिका के मध्य लागू होता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य लागू होता है। क्योंकि भारत में विधायिका और कार्यपालिका में तो समन्वय होता है, फ्यूजन ऑफ पावर होता है, इसलिए कहीं ना कहीं जो है विधायिका और कार्यपालिका में शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सीमित स्वरूप में है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में जहां पर अध्यक्षीय व्यवस्था होती है वहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है पूर्णतः दिखाई देता है। जैसे अमेरिका में विधायिका कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण, विधायिका न्यायपालिका के मध्य, कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य, सब वहां पर दिखाई देता है। भारत में विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय पाया जाता है, इसीलिए भारत में शक्ति पृथक्करण विधायिका और न्यायपालिका के मध्य है और कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य दिखाई देता है। अब जैसे समझिए, अब आपको उदाहरण समझाना है कि भाई भारत में शक्ति पृथक्करण किस तरह से दिखाई देता है। ये बताइए, न्यायाधीशों की नियुक्ति में देखा जाए तो जो हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका है उसकी भूमिका नहीं है। कोलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति केवल नियुक्ति करता है। जो कोलेजियम है 1+4, आप लोग पीटी पढ़ते हैं,
1+4 जो कोलेजियम है, चीफ जस्टिस और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, उससे मिलकर जो समिति बनती है उसकी सलाह पर जो है वो कार्य करता है। ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन राष्ट्रपति नाम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। जो कोलेजियम यदि दोबारा वही सलाह देगा तो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है कि समय सीमा का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। दूसरा जो पहलू है कि संसद की कार्रवाई पर सामान्यतः जो है न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करता है। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 122 है स्पीकर का जो क्रियाकलाप है, जिसे अनुच्छेद 212 आप लोग पढ़ते होंगे। 212 क्या है? 212 विधानसभा के अध्यक्ष, तो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जो निर्णय किया जाता है या विधानसभा की जो संसदीय कार्रवाई है वो 212 में लिखा गया है, उसमें सामान्यतः न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करता है। अब कोलेजियम का गठन कोई नहीं करता है भाई। कोलेजियम का गठन तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस कोई रहेगा और उसके नीचे 4 वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे। यही मिलकर जो समिति बनेगी उसी को हम लोग कोलेजियम कह देते हैं। तो इसका गठन कोई नहीं करेगा, वो तो स्वाभाविक सी है। हाँ, ये तो अंडरस्टूड है ना कि चीफ जस्टिस और उसके नीचे 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो मिलकर जो 5 लोगों की समिति बनेगी वही कोलेजियम होगा। फिर आप देखते हैं कि जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि जैसे संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है, आप देखते हैं कि क्रमशः जैसे अनुच्छेद 53 आप लोग पढ़ते हैं तो 53 में राष्ट्रपति के पास संघ की कार्यपालिका शक्ति है और 154 में जो है राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्ति है। लेकिन देखा जाए तो जो राष्ट्रपति है वो सरकारी कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक प्रकार से उस पर कोई परमादेश जारी नहीं हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहां पर भी शक्ति पृथक्करण दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए सिंपल बताता हूं, अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार की बात की गई है और उस संसदीय विशेषाधिकार में देखा जाए तो न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकता है सिद्धांत में। और दूसरी बात है कि व्यवहार में न्यायपालिका हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। फिर आप देखते हैं कि अनुच्छेद 118 के तहत संसदीय प्रक्रिया संबंधी नियम बनाने का अधिकार जो है संसद को ही दिया गया है। 208 के तहत जो है विधानमंडल में जो संसदीय कार्रवाई होती है उसके तहत नियम बनाने का अधिकार है। तो आप देख रहे हैं, ये बताइए कार्यपालिका का जो हेड है राष्ट्रपति, उसको जो है देखा जाए तो कार्यपालिका नहीं हटा सकती है। कौन हटाएगा? विधायिका हटाएगी। या इसी प्रकार से न्यायाधीश को जो है न्यायपालिका नहीं हटा सकती है, विधायिका हटाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये सब जो पहलू दिखाई देता है ये सब हमारे शक्ति पृथक्करण का स्वरूप है। अब जब मूल्यांकन लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया उस चर्चा से स्पष्ट है कि भारत में शक्ति पृथक्करण विशेष संदर्भ में है, सैद्धांतिक स्वरूप में पूर्णतः नहीं दिखाई देता है। लेकिन भारत में जो है शक्ति पृथक्करण विधायिका न्यायपालिका कार्यपालिका न्यायपालिका की जो मध्य है, इसीलिए देखा जाए तो अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण की बात की गई है। और शक्ति पृथक्करण चूंकि अभी मैं बता रहा था कि नागरिक अधिकारों का संरक्षण करता है, शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है, नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, इसीलिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को संविधान में जो है विशेष महत्व दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक अवसरों पर, जैसे मैं केशवानंद भारती मुकदमा पढ़ाया था, तो केशवानंद भारती मुकदमे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो हमारा मूल ढांचा है, सेपरेशन ऑफ पावर मूल ढांचा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए एक केस आया था इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का, जो केस आया था 1975 की बात है। तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कहा था कि भारतीय संविधान में जो है जो शक्तियां दी गई हैं सरकार के तीनों अंगों को, तो कहीं ना कहीं जो है उनको अपना काम करना चाहिए। लेकिन राजनारायणवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है और कठोरता से शक्ति पृथक्करण लागू नहीं हो सकता है, इसलिए भारत में जो है उदारवादी तरीके से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिखाई देता है।